अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे आरिफ चौधरी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ साइफर केस के हवाले से। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जो फैसला पहले से एक्सपेक्टेड था और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले एक फ़ैसला है जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आना है, वो फ़ैसला आ चुका। वो तमाम ख़बरें, तज्ज़िए, अफवाहें जो कि PTI के लिए थी वो अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। जज साहब ने सज़ा सुनाने से पहले बानी PTI से आखिरी सवाल पूछा कि साइफर कहाँ गया, जिस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि साइफर मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे दफ्तर में मौजूद था। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज अदालत में कहा। अब जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए क्लियर एक पिक्चर है जो कि सामने आ चुकी है। अलीमा खान साहिबा, उनका बयान भी जो कि कह रही हैं कि इंसाफ जो हुआ है वो तकाज़े इंसाफ के पूरे नहीं कर रहा, जो फैसला सामने आया है अदालत की जानिब से, और 8 फरवरी को फोकस करे अवाम, ये कहा है जी अलीमा खान साहिबा ने। और सबसे पहला सवाल आरिफ साहब आप ही के सामने, आपको लगता है कि बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो ये सज़ा का फैसला सामने आया है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे कर रहा है? नहीं, इसलिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप यकीनी बनाए कि मुल्ज़म है उसे आप मुजरिम समझें, तो पूरे का पूरा मौका सफाई का और उसके खिलाफ वाले गवाह जो है वो प्रेशर ना हो, उनको कहना जाए, अपने पास ना रखें, वो आप यानी आप ही हिरासत में आकर बयान ना दें, यानी पुलिस की हिरासत में वो ना रहे। बयान देने से पहले तो उसके आदि बयान जो है उसके लिए है कि वो से अब बयान आ रहा है वो आजाद हो और उसे इस तरह का माहौल किया जाए कि करीब खौफ का साया ना हो, और वो यकीन अदालत कि भाई जिस वक्त वो ये बयान दे रहा है वो बिल्कुल अपनी आजाद मर्जी से दे रहा है और उसके कोई खौफ नहीं है। ट्रायल उससे पहले जब आप देखा कि जो प्रिंसिपल इसके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उन्हें बाकायदा अगवा किया गया, अपने पास रखा गया, और उसके बाद का बयान जो था वो रिकॉर्ड हुआ, और इसी तरह बाकी गवाहान के साथ जो किया गया। लेकिन इसके बाद फिर ट्रायल उसमें इस तरह की चीजें हुई हैं कि यानी इतनी जल्दी थी जज साहब को कि उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, तो मजबूर आखिर में उन्होंने की। इससे पहले अडयाला वाले ट्रायल को सेटिस्फाइड कर चुकी थी हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा था कि ट्रायल जो है वो खुला होना चाहिए, खुली अदालत में होना चाहिए, उससे आप यानी अंदर या बंद में नहीं कर सकते। इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की जज साहब, और वो अहकामात थे उनकी परवाह नहीं की। सो मच सो कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल का फैसला किया तो उन्होंने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी वो भी पूरी कौम के सामने है, और उन्होंने कहा कि ये साइफर जो था ये साइफर नहीं रहा था, ये तो साइफर हो चुका था और ये पब्लिक हो चुका था, इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर ये केस बन सके। इसको भी उन्होंने सामने नहीं रखा, और फिर उसके बाद गवाह जो थे यानी आपने उन पे जिरा करने का मौका जो है वो देना है सफाई के वकील को, और सफाई का वकील आइन और कानून के मुताबिक वो हो सकता है जिसका कोई मुफाद उसके खिलाफ ना हो अपने मुल्ज़म के, जिसके यहाँ जो है वो सफाई के वकील आप ये दो प्रोसिक्यूटर से पहले, और वो उसका हिस्सा थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टीम के, और आप वही तो थे बदली के खिलाफ जिस पे उन्हें एतमाद नहीं था, उनको मुकर्रर कर दिया, और उन्होंने जो जिरा की वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या जिरा की होगी। तो ऐसी सूरत हाल में यानी ट्रायल के तकाजे जो है वो पूरे ना करके आपने आपका आम कत्ल किया है, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखने कि हम इस तरह का ट्रायल करते हैं और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना हमें ऊपर की अदालत की परवाह है, और ना शायद हमें खुदा का खौफ है कि किसी बेगुनाह को आपने सजा देनी है। मैं नहीं कहता कि वो बेगुनाह थे या गुनाहगार, इसका फैसला होना है फेयर ट्रायल के लिए, लेकिन फेयर ट्रायल का राइट किसी से ले लेना ये सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। उसके फंडामेंटल राइट्स जो आइन में गारंटीड हैं उन वो ले लेना
मकसद ये था कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि पीटीआई के लिए रास्ता कोई ना बचे और इलेक्शन से पहले, इससे पहले भी जो उनके साथ हो रहा है वो भी सामने कौम जानती है। और उसके बाद एक मैसेज कन्वे, जिस तरह कल मैंने नजम चिट्ठी के बयान का हवाला दिया था कि जनाब ये मैसेज कन्वे करना मकसद है कि जनाब ये कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अगर गुंजाइश नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबराह के लिए, तो फिर ये कार्रवाई सारे के साथ आप क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इससे हमें कुछ थोड़ा सा, यानी ये जो और खास तौर पे जो इंतकाम वाले हैं वो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे होता था, अब हमारे साथ उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये आपके साथ होता था और आप उनके साथ हो रहा है, इसकी सजा जो है पूरी कौम को आप दे रहे हैं। इस कौम का ना कोई मोराल रह रहा है, ना इमेज रह रहा है। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। अदलिया का वकार बहाल होना चाहिए। हमारा इंतजामी ढांचा जो है उसके बारे में भी लोग जो है बात नहीं, पर अब कुछ बात से तो बात बहुत आगे निकल चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेइंसाफी। ठीक ठीक, आरिफ साहब पॉइंट आपका क्लियर है। मुमताज साहब, शाह महमूद कुरैशी का भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, बहुत उजलत में ये फैसला सुनाया गया है। एतराज़ात जो बानी चेयरमैन के वकला हैं वो भी उठा रहे हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या इलेक्शन से पहले ऑप्शन मौजूद रह चुका पीटीआई, बानी पीटीआई के लिए भी और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी? देखिए, ऑप्शन तो कन्विक्शन हो गई जी, उसके बाद अब वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट सेट असाइड कर सकती है और सजा भी मुअत्तल कर सकती है। मतलब चांसेस हैं। आरिफ चौधरी साहब का ये कहना है कि जी ओपन ट्रायल नहीं था। देखिए, मीडिया को रसाई थी, ट्रायल ओपन था जेल के अंदर ही, और जो जर्नलिस्ट वहां पे जाते रहे वो उसको रिपोर्ट करते रहे। अब इसको आप बंद कमरे का ट्रायल नहीं कह सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि अदल का जो हमारा निज़ाम है, क्या ये पहली दफ़ा ये जो कुछ हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है? मियां नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया गया, केस में सजा दी गई, फिर बाद में टाइम बार्ड अपीलें सुन के उनको रिलीफ दे दिया गया। तो ये इसी तरह का मुबहम फैसला है। किसी दिन अदालतों का दिल करेगा तो वो रिलीफ दे देंगे, इसको जवाब बना के कि जी उनको डिफेंस का पूरा मौका नहीं मिला था और उनके वकला नहीं थे। ये तो इमरान खान के साथ बड़ी भलाई की गई है, मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? इससे इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो इलेक्शन पहले ही नहीं लड़ रहे थे। देखिए, इसका सियासी फायदा इमरान खान को जरूर हुआ है, ये जो फैसला आया है जी। एक तो ये कि फैसला जिस तरीके से आया है उसमें बिल्कुल बजा तौर पे कुछ सवालात उठ रहे हैं, जैसा कि उनको जिरा करने के लिए वकला अवेलेबल नहीं थे और उनको सरकारी वकला दिए गए, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब के जी, वो एक वहां से जो रिजवान अब्बासी साहब है उनका असिस्टेंट रहा हुआ है वो दिया गया। तो देखिए, हमारे यहाँ जो अदल का निज़ाम है ना, उसके दो कंपोनेंट हैं, लाजमी कंपोनेंट। एक जजेस हैं आपके जुडिशरी जिसे आप कहते हैं, दूसरे हमारे वकील दोस्त हैं चौधरी आरिफ साहब जैसे। इन्होंने अदल के निज़ाम को आज तक कितना ठीक किया है, मतलब इसमें किसी जर्नलिस्ट का कोई कसूर है, आम आदमी का कोई कसूर है, या ये जो दो पहिए हैं अदल के निज़ाम के, इनका कसूर है? क्यों जज साहब ने जल्दी में फैसला सुनाया? तो देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की स्ट्रेटजी की आप बात करें, इस वक्त जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है इस वक्त तक वो ऑलमोस्ट उनके गेम प्लान के मुताबिक चल रही है। ये जो फैसला पहले आना है, ये भी उसको इनको ऑलमोस्ट सारा पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप को अंदाजा था कि ये फैसला पहले आ सकता है। ये शायद और पहले आ जाता अगर दरम्यान में इंटरप्शन जो है वो कोर्ट ट्रायल कलदम करार देने वाली ना होती। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगला उनका जो आपका सवाल है कि क्या लाए अमल होगा, एक तो ये कि देखें ये MWM के साथ इनकी बातचीत चल रही है। वो बल्लेबाज वाला जैसे ही ख़त्म हुआ ऑप्शन, उसके बाद से उनकी बातचीत चल रही है। एन मुमकिन है कि वो उनकी जहाँ पे उनके उम्मीदवार खड़े हैं उनकी हमायत कर दें, अपने विड्रा कर लें और अपने उनसे जो है वो मदद ले ले इसके अंदर इलेक्शन के अंदर। ये एक पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो इस वक्त जो जारी है वो आप पढ़ें, जिसे हम या देखें उसको, जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, बोलान के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स किए गए, ये आइडली फिट केस है। फौरन देखिए, बाहर की जो ताकतें हैं ना पाकिस्तान को कमजोर रखना चाहती हैं, उनके लिए ये बड़ा फिट केस है कि वो इमरान खान के कंधे के पीछे खड़े होकर खेलते जाए। और इमरान खान का कंधा दस्तयाब है, अगर दस्तयाब नहीं है
तो मुझे एक बात बताएं कि अपने वकला को वो बुला सकते थे ना कोर्ट में, कोई कौन सी कैंपेन कर रहे हैं वकला, फिर जो वकला अदल का निज़ाम नहीं ठीक कर सके आज तक, इन्हीं वकला में से जज बनते हैं। वो कोई जर्नलिस्ट जज नहीं बनता, कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा जज उनमें से जज नहीं बनता, ना कोई मिलिट्री कोर्ट्स हैं। चले मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो आप सवाल उठा सकते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट जज है। ये जो आरिफ साहब जैसे पहले वकला जो है वही फिर जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, नीचे कोर्ट्स के अंदर भी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं, वो सिर्फ आप उसको एक साइफर को मिसाल दे के उनको गलत नहीं, बहुत सारी मिसालें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ऑनवर्ड एक हमारी जुडिशरी की हिस्ट्री रही है ना इस तरह के फैसलों की, ये भी उसी तरह का फैसला है। और ये जिन हालात में ये आया है, इसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ है। इस वक्त जो हमदर्दी का वोट है, ये फैसला अगर इलेक्शन के बाद आता तो क्या वो इमरान खान को मिल पाता या उसके कैंडिडेट्स को मिल पाता? तो मेरा ख्याल है कि बड़े डिज़ाइन के साथ जो है इमरान खान को इसका ये जो फैसला है उजलत में दे के, लेकिन और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जब ये हाई कोर्ट में जाएगा 30 जनवरी के आज के इस फैसले को 5 जुलाई के फैसले से अटैच कर सकते हैं। एक फैसला उस वक्त 2018 को भी 20 दिन कबल, इलेक्शन से कबल आया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्या उस सजा से आज की सजा को कंपैरिजन कर सकते हैं? देखिए ऑलमोस्ट जो पैटर्न है ना वो तो सेम है, पैटर्न सेम है, मगर क्या साइफर के ऊपर जो बयानिया इमरान खान ने बनाया था क्या वो दुरुस्त था? बिल्कुल गलत था। साइफर 8 मार्च को आया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड यही 8 मार्च कि एक फैसला उस वक्त इलेक्शन से पहले आया था और आज भी इलेक्शन से पहले ही आना था, जिसकी तरफ नजम सेठी साहब ने भी इशारा किया था, कल हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में। साइफर आया 8 मार्च को मैम जी, आप ये इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इमरान खान की गवर्नमेंट को ना बचाने का फैसला अक्टूबर में जब एक इशू खुला था, वो आपको पता है ये तकर्री का इशू था, नई तकर्री का इशू था। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने तौबा कर ली थी कि यार ये इसको बचाते बचाते हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि मजीद अब इसको बचाया नहीं जा सकता। तो ये जो इसको गिराने का फैसला था, ये पहले 2020 में एक दफा सियासी जमातों ने आपस में गठजोड़ किया, जो इसकी अपोनेंट जमातें थी, मगर वो मियां नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आसिफ अली जरदारी को गिला है बाद के इंटरव्यूज में, जो जनरल बाजवा के और उसके हैं गुफ्तगू है अपना खुद आसिफ अली जरदारी की, उसमें क्लियर हो गया कि 2020 में प्लान था, मुल्क चल नहीं रहा था इसको हटाने का, मगर मियां नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए क्योंकि उनको लगता था उनकी शराइत नहीं पूरी हो रही। फिर ये जब अक्टूबर के अंदर तकर्री वाला मामला आया तो उसी वक्त ये हो गया था कि एस्टैब्लिशमेंट इसको रेस्क्यू करने नहीं आएगी। तो साइफर का बयानिया तो 100% झूठ था 8 मार्च। ठीक है, लेकिन मुमताज साहब आज के इस फैसले पर अगर रोशनी डाली जाए, नजर डाली जाए, तो आपको नहीं लगता कि क्रॉस एग्जामिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती थी? ये आज का फैसला, आज का केस क्लियर हो सकता था? बिल्कुल, ये बड़ा अहम था। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इसमें फेवर दी गई है, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रॉपर मौका ना देकर, और ये एक असासे के तौर पे इसको बचा लिया गया है कि आगे कहीं जाकर उसको रिलीफ देना पड़े, किसी भी शायद पावर में तो वो ना आ सके, मगर जब बाकी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो इसको छोड़ दें, इसी को जवाब बना के ये उनको काउंटर करता रहेगा। मुझे ये ज़ाती तौर पे बीइंग ए जर्नलिस्ट और इसकी रिपोर्टिंग करते हुए मुझे ये लगता है कि एक खास मौके के लिए उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, इससे ज्यादा सख्त फैसला आ सकता था। ठीक, जिसकी तरफ अलीमा खान साहिबा ने भी इशारा किया था, नौशाद साहब कल भी प्रोग्राम में क्लियर कर रहे थे कि ये सिर्फ नजम सेठी साहब ही नहीं, इससे पहले भी अलीमा खान ने भी, बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नौशाद साहब सवाल आप ही के लिए अलीमा खान साहिबा ने क्लियर किया है कि हमें जो इतलात मौसूल हो रही थी वो इससे ज्यादा सख्त सजा के हवाले से थी, लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन से पहले एक फैसला आना था। और अलीमा खान साहिबा ने इस तरफ भी इशारा किया है कि ये जो 200 के करीब केसेस हैं ये अभी भी हवा में उड़ सकते हैं अगर क्या हो जाए तो। नौशाद साहब देखिए, बात ये है कि ये जिस अंदाज़ों की आप बात कर रही हैं, भट्टी साहब ने अभी आपको एक बात कही कि देखिए ये जिरा और ये जो मामलात हैं ट्रायल के, वो तकरीबन वो आखिरी मराहिल पे थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से रीट्रायल करने का कह दिया था। उस वक्त भी ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के करीब था। अब मामला ये है कि ये दुरुस्त बात है भट्टी साहब की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये जो सज़ा दी गई है इसमें जो इसके कानूनी पहलू हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ खामियाँ जो हैं ये इमरान खान साहब के फ़ायदे की हैं। इसमें
उन्हें कल को रिलीफ मिल सकता है जब वो आला अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे, तो इसमें रिलीफ का काफी इम्कान पैदा हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो बात अलीमा खान साहिबा की है, देखिए अलीमा खान साहिबा को ये बात समझ में आ रही थी कि जो दफात लगाई गई, अब किसी मुकदमे में जो दफात लगाई जाती हैं उसके तहत सजा सुनाई जाती है, तो उनको ये डर था। अब उसका मैक्सिमम पेनल्टी जो थी वो सजाए मौत भी थी और 14 साल की सजा भी थी दूसरी दफा के तहत। तो वो मैक्सिमम पेनल्टी को सामने रखकर गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी गुफ्तगू की जा रही थी वो यही थी कि अगर केस का जुर्म साबित होता है तो हो सकता है कि मैक्सिमम पेनल्टी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि जज हमेशा हर केस के अंदर, मुकदमे के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी की तरफ जाएगा। सो इसलिए जो पेनल्टी जज को लगा कि वो उन्हें समझ में आई, उन्होंने अपने हिसाब से सजा दी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये जो भट्टी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है ये बड़ी अहम बात है कि हम फिर वो दायरों के सफर में हैं और अदलिया जो है, जो अदलिया के मामलात हैं, रिफॉर्म्स हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। ये इसका पैटर्न भी हमें सेम लग रहा है। आपने रेफर किया जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है इलेक्शन से कबल का। लेकिन ये जो भट्टी साहब की एक और बात है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो मौजूए बहस होनी चाहिए कि देखिए इसका फायदा एक्चुअली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि हमदर्दी का वोट उनकी तरफ जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस है वो ये है कि इस वक्त उनका पूरे का पूरा तंजीमी ढांचा हिल के रह गया है। उनके पास उस तरह की फ्री मूवमेंट नहीं है और उनके लिए जो मामलात को आगे बढ़ाना जो है वो मुश्किल होगा। देखिए इलेक्शन के अंदर वोटर्स को घर से खींचकर लाना पड़ता है। वोटर खुद चल के नहीं आ जाते। जो वोटर खुद चल के आते हैं वो शायद आटे में नमक के बराबर होंगे। ये जो सारे अरेंजमेंट की हमें आदत पड़ी है कि उम्मीदवार जो है वो गाड़ी भी भिजवाएगा और वो पर्ची भी दे के जाएगा, पर्ची बनवाएगा भी और हमारा वोट कास्ट कराएगा। ये एक हमारे यहाँ की एक तरह से रिवायत कह लीजिए कि ये बन चुकी है कि ये सारा काम सियासी जमातों ने करके देना है वोटर को, उसे एल्योर करना है, उसे जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है और वोट डलवाना है। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। एक नेशनल असेंबली के हलके के अंदर 100 से 150 200 लोगों की जिम्मेदारी लगती है इस काम के लिए और सूबाई असेंबली में भी लगभग 100 के करीब लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीदवार के लिए लोगों को घरों से, दूर दराज के इलाकों से, मुख्तलिफ गलियों से, तंग गलियों से और मोहल्लों से उठाकर अपनी पिकअप्स में, वैनों में और मुख्तलिफ सवारियों पर लाते हैं, फिर वोट डलवाया जाता है। ये जो सारा प्रोसेस है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल है। अभी तो मामलात ये हैं कि उम्मीदवार खुद नजर नहीं आ रहे और सियासी बसीरत का आलम ये है। मुझे हैरानगी हुई इस बात पर कि आप एक मुसलसल कंपेन करते रहे कि सनम जावेद साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और वो इलेक्शन हम जीत के दिखाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बसीरत का ये आलम है कि जब अदालत से भी रिलीफ मिल गया और सनम जावेद इंतखाब लड़ सकती हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो इस हद तक स्ट्रांग है कि जिसके बिहाफ पे सनम जावेद को टिकट नहीं मिल रही, उनको मिल रही है। अब उसके अगेंस्ट जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो इस वक्त लड़ाई है, जो वकला इस वक्त पार्टी पे कब्जा किए हुए हैं, मुझे आप हैरान रह जाएंगी कि मुझे जब ये बात पता चली कि सनम जावेद के इंतखाब लड़ने की पार्टी के अंदर से मुखालफत हुई है। वो लोग जो कल को वजीर बन सकते हैं या चीफ मिनिस्टर, यहां तक क्या कहा सनम जावेद की पॉपुलैरिटी से इसको इलेक्शन लड़ने दिया तो ये कल को चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती है। अच्छा, पॉपुलैरिटी आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ ये हालत है कि ये जो मैं बात कहता हूं कि सियासी बसीरत होना। मुमताज साहब हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए ये बड़ा अहम नुक्ता है जो नौशाद साहब ने उठाया। मसला ये है कि पार्टी को डिसिप्लिन के अंदर रखना इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो ये है कि वोटर मोबिलाइजेशन कैसे करनी है। ये किसी ने उनको नहीं करके देनी, ना इसमें कोई इंतखाबी निशान नहीं पता अभी तक लोगों को हल्के में। अच्छा, फिर जो अहम तरीन बात जो हमारे जो पीटीआई के सपोर्टर दोस्त हैं, वकला हैं, वो एक चीज को नहीं तस्लीम करते कि इमरान खान ने ये तस्लीम किया आज भी कि उनसे साइफर जो है वो गुम हो गया। अब कहते क्या हैं, पहले भी ये कहते थे कि साइफर मेरे पास था फिर गुम हो गया, आज फिर उन्होंने कहा, मगर आज उन्होंने एक नई बात की। वो ये कहते हैं कि साइफर जो है ना वो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी का काम था कि उसको सिक्योर करता। लेकिन मुमताज साहब साइफर नहीं था के अंदर, अगर आप जाएं ये भी तो कहीं सुनाई दिया था ना कि साइफर तो है ही नहीं की जिम्मेदारी है, वो कस्टोडियन
वो ऑफिस का कस्टोडियन है, डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए था। उसने तो स्टेटमेंट दे दी कि मुझे इन्होंने वापस ही नहीं किया, ले लिया वापस नहीं किया। तो देखिए ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि साइफर जो है वो इमरान खान से कहीं आगे पीछे हुआ और उन्होंने या चोरी हुआ या इसने खुद दे दिया इस्तेमाल किसी किया को। था। आरिफ साहब का पॉइंट लूंगी मैं इस पर। मगर अब जी आरिफ साहब, 14 घंटे की तवील प्रोसीडिंग थी ये केस की, जो प्रोसीडिंग चली है, इस पर आप क्या कमेंट देंगे कि मतलब क्या इतना क्या प्रेशर था जो इतने ओजलत में फैसला सुनाना पड़ा? ठीक है, आरिफ साहब से हम अब राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और ब्रेक अनाउंस करनी है मुझे यहाँ पर। ब्रेक से वापस आने के बाद नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जो सियासी इंतखाबी मुहिम है उसमें तेज़ी देख रहे हैं हम तमाम सियासी ही जमातों की जानिब से। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये तमाम सियासी जमातें जलसे तो कर रही हैं, लेकिन तमाम की ही तोपों का रुख सिर्फ PTI की तरफ है और बात बानी चेयरमैन के हवाले से ही है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों में नवाज शरीफ को भी बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सिर्फ एक जमात है जो 3 साल से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, मगर एक शख्स चौथी बार वजीर आजम के ख्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो 2 टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो चुका है। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे ही। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी जब जलसा किया है तो उन्होंने भी अपनी तनकीद का मौजू बनाया है इमरान खान को और बात की है कि इमरान खान ने इक़्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। इक़्तिदार की जानिब जितने भी जो भी कदम उठाया गया वो बेसिकली रियासत के बचाव के लिए था, सियासत के लिए नहीं था। और तमाम ही जो जमातें हैं एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला रही हैं। सबसे पहला सवाल मुमताज़ भट्टी साहब आप ही के सामने, नवाज शरीफ की अभी भी बानी PTI पर तनकीद बनती है, जायज़ है, इज इट जस्टिफाइड? देखिए सियासी जमातें इलेक्शन से पहले एक खास किस्म के माहौल का शिकार होती हैं और वो अगर एक दूसरे के ऊपर तनकीद नहीं करेंगी, डेफिनेटली वो एक दूसरे को कम्पीट कर रही होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद तो सबकी बनती है। बिलावल PMLN पे भी कर रहा है, PMLN वाले या PTI पे कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को जरा उतनी लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं तनकीद करने के मामले में। तो देखिए ये एक जो प्री इलेक्शन एनवायरनमेंट है ना, ये ऐसा ही होता है हर दफ़ा, ये पहली दफ़ा नहीं है और इससे संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगते हैं, बातें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक वक्त में शहबाज शरीफ साहब अनाउंस किया करते थे कि इस आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ के हम कौमी दौलत निकलवाएंगे। वो इलेक्शन से पहले का माहौल था। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कोलिशन गवर्नमेंट भी 16 महीने अभी रिसेंटली रही। तो देखिए सियासत को हरफे आखिर नहीं, यही तो इमरान खान से गलती हुई कि उन्होंने सियासत के अंदर जो है वो डोर क्लोज नहीं किए जाते ना, दरवाजे बंद करके सियासत नहीं होती, आपको दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। तनकीद भी आप करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कल बात हमने की थी कि जो इलेक्शन कैंपेन है इसका मौजू जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मंशूर है वो होना चाहिए था, जो कि अभी तक कुछ पार्टीज का तो अनाउंस ही नहीं हुआ और जिनका है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और हुआ भी 8 दिन पहले या 7 दिन पहले। और मुमताज़ साहब वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। जो हमारे यहाँ जो एक माहौल बना हुआ है उसके अंदर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि सियासी जमातें, हाँ अलबत्ता अगर मियाँ सजेस्ट करने वाला कोई हो मियाँ नवाज शरीफ को, तो जब ये इलेक्शन ओवर हो जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट बन जाए, तो उसे ये चाहिए कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टेबल के ऊपर बिठाकर कोई मुश्तरका एजेंडा जो है वो तय करें, जिसमें मईशत का एजेंडा हो सकता है, खारजा पॉलिसी का हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी का हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें जो हैं 4-5 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है। मगर अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जब इमरान खान पावर में था तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब वो कहता है चलो मेरे साथ बात करो। इसी तरह जब PMLN या पीपल्स पार्टी पावर में आ जाती है, पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे कदरे बेहतर है, तो बाकी जो सियासी जमातें हैं PMLN और चूंकि यही ज़्यादातर पावर में रही हैं, PTI एक दफ़ा आई है, तो इनका एक वेंडेटा का एक पूरा जो है ना, एक आप कह लें कि चैप्टर होता है एक दूसरे से इंतकाम लेने का, और लोकल हलकों के अंदर और मिनिस्टर्स का और
फिर वो हर एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर देता है। सही। मगर इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह की इस वक्त रीजनल हमारी सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो हमारी इकानमी की सूरत हाल है, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि इलेक्शन के फौरी बाद सियासी जमातें बैठ के कोई मुश्तरका लाए अमल बनाएं, जो इलेक्शन जीते उसको तस्लीम किया जाए। पहला रौला तो यहाँ से शुरू हो जाता है कि जी इलेक्शन के नताइज आएंगे तो जो सियासी जमात जीत जाएगी, बाकी तस्लीम नहीं करेंगे। जैसा कि 2013 के बाद इमरान खान ने कहा 35 पंक्चर लगे हैं और फिर वो उसी के ऊपर धरने और पूरा उनका जो PMLN का टेनोर था, दौर था, वो सारे का सारा लड़ाई झगड़े में बर्बाद हुआ। इसी तरह जब इमरान खान आया तो उसके ऊपर सिलेक्टेड के इल्जामात लगे और उसके खिलाफ जो है वो पहले दिन से कैंपेन शुरू हो गई जी। तो हम एक विशेष सर्कल का बेसिकली शिकार है और पॉलिटिकल विजडम ये है कि कोई एक लीडर अपने जाती जो अनाद है, तासुबात हैं, उससे ऊपर उठकर बाकी सियासी जमातों को साथ लेकर चले और टेबल के ऊपर बिठाए और कोई एजेंडा तय किया जाए। अब इसमें एक हर्डल सबसे बड़ी ये है कि ये सारे 70 क्रॉस कर चुके हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, इवन इमरान खान को देखें जी, तो 70 प्लस में जाके ये कहते हैं हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है और हम जो है वो एक या खुद इक्तदार के अंदर रह लें या फिर आगे अपनी औलादों को ट्रांसफर कर सकें, इक्तदार के अंदर ला सकें। उस चक्कर में ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देते और ये स्पेस कोई और ले जाता है। लेकिन मुमताज साहब, PTI में तो मौरूसी सियासत नहीं है। देखें फिर वही बात आ जाएगी। चौधरी साहब मुझे बताएं कि वकील और सहाफ़ी अगर सियासत और मुल्क चला सकते होते, मुईशत चला सकते होते, ना सहाफ़ियों ने कोई एक चैनल जो है उसको बड़ा पाकिस्तान के अंदर सक्सेस स्टोरी बनाया है, ना जो हमारे वकला बरादरी हैं वो अदल के निज़ाम को बेहतर बना सके हैं। जब आपके PTI ने तो सारे लाई जो है वो वकील हैं, और ये सियासत के अंदर जो अपने शोबे के अंदर नाकाम हैं, वो सियासत के अंदर आरिफ साहब बड़ा तीर मारना है। बेहतर कमेंट कर देंगे, आरिफ साहब बेहतर कमेंट कर देंगे इस पर। आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड वजीर आजम बनने जा रहे हैं? क्योंकि तब तक तो इस तरह से ना IPP, ना पीपल्स पार्टी, ना ही आजाद उम्मीदवारों की गूंज थी जब तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए थे। देखें, आज जो चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे यूं लगा है क्या कि आज हमारे इस पैनल में PTI नुमाइंदगी मौजूद है और बहुत ज्यादा सिंपैथाइजर हमारे दो दोस्त PTI के साथ हैं। मैं तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट तो मेरी तो किसी से कोई वाबस्तगी नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे दोस्तों ने उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट दिया है PTI को कि ये जो कुछ हो रहा है ये PTI के फायदे के लिए हो रहा है। ये जो छापे मारे जा रहे हैं, जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, जो मारा जा रहा है लोगों को, जो बेइज्जत किया, ये उनका फायदा हो रहा है कि इलेक्शन के यानी उनके मसाइल और ये सजा दे के तो और फायदा कर दिया गया। ये बिल्कुल एक लाइट सी मिसाल, क्योंकि आज मुमताज भट्टी साहब ने पूरे का पूरा निशाना वकला को रखा हुआ है कि वकला और साफी जो है वो इनके निशाने पे हैं। हाँ। तो मैं एक छोटी सी बात खुशी की ये अर्ज करना चाहूंगा लाइटर नोट में कि लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स निकला अदालत से बाहर। हाँ। तो वो एहतकार, वो आपको पता है जो टोपियों वाले होते हैं, पगों वाले, उन्होंने पकड़ लिया कि जी हमारा इनाम। अब वो चारा जो था जेब कुछ भी नहीं था उसके पास, तो ये जो था उसके जेब में इन्होंने हाथ डाले। अच्छा। तो वो बंदा जो था इन पर गिर पड़ा। हाँ। जब गिर पड़ा ना तो ऊपर से जज साहब गुजर रहे थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं सारी अपनी खुशी से हमें इनाम दे रहा है। यानी जिसे गिराया हुआ है नीचे जमीन पे और उसको यानी उससे छीना जब्ती हो रही है, तो कहते हैं जनाब ये अपनी खुशी से हमें इनाम दे रहा है। अब यही कहा मेरे तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उनका फायदा किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, इस तरह का फायदा ना करे रियासत का और किसी का भी ना करे। हाँ। ये फायदे अब जो आप मैं समझ इसका नुकसान जो हो रहा है, आज मेरे दोस्त ने कहा कि वो कला आपने सारी जिम्मेदारी वो कला पे डाल दी है। वो कला को इतनी इजाजत नहीं है कि वो यानी अपनी मर्जी से जाके जिरा कर सके। उन्हें इतनी इजाजत नहीं है कि उन्हें मर्जी के जज किए जा सके। जज देना कौन है? वही बारे में भट्टी साहब कल फरमा रहे थे कि हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, और आज वाकई हम उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। आज चलो इमरान का नाम ले रहे हैं। बात यह है कि मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि साहब के कुछ हुआ, चाहे में नवाज शरीफ के साथ होना था,
या अभी ये भुट्टो के साथ बाजी हुआ या फिर अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, ये करने वाले जो हैं वो ताकत है और पीछे बैठे हैं। और उन्होंने सीधे से ये कहा है कि हाँ, जब हम चाहें और हम देखें कि कोई तोड़ रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। हालांकि दुनिया में इसका और के पास सवाए अवाम, और अवाम करते कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क का खैर का है। नवाज शरीफ साहब आज के मैंने बहुत ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान को तोड़, नवाज के बयान आज मुझसे ज्यादा दो सहाफी साहब दोस्त जो है इन पास रिकॉर्ड बेहतर अंदाज में मौजूद है। इतनी इन्होंने हमारी बेइज्जती की, पाक अफवाज की और पाकिस्तान की, चाहे किसी ने ना की हो। किसने कहा था कि इन्होंने गौपा ये पीठ में जब वाजपेयी बयान का जो था, किसने उसको अप्रिशिएट किया, किसने उसकी हिमायत, और कितने बात है जो मैं समझता हूँ कि इसमें दोहराने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि यहाँ होता यह है कि जिसका इक़्तिदार छिन जाता है, हर शख्स आता उसी डोर पे सवार होकर है और उसके बाद उसका इक़्तिदार छिनता है। मैंने रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने कहा था कि ये जो एक पेज की बात करते हैं इमरान खान साहब, इनका पेज ऐसा फटेगा कि सारी दुनिया देखे। ये पर की बात है, टीवी पे मैंने उन्होंने ये कहा था और मैंने कहा है कि जनाब इनका एक पेज है, एक पेज नहीं रहता। इसलिए कि इक़्तिदार की बात जब आप पावर हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपके अपने इख्तियारात हों और आप अपने तौर पर फैसले कर सकें। आज भी में कोई तवक्को इलेक्शन से नहीं करनी चाहिए और नवाज शरीफ जिस अंदाज में लाया जा रहा है उससे भी तवक्को नहीं। सबसे पहले वो कॉम्प्रोमाइज है। क्या कल नवाज शरीफ जो आज कुछ बगले आ रहे हैं, खुशी से कह रहे हैं, उनके साथी भी कह रहे हैं कि जनाब कल हमारे साथ ऐसा हो रहा था, आज उनके साथ हो रहा है। तब उनके इंतकाम आग को जो बुझाने वाले हैं, क्या वो इन्हें बताएंगे कि जनाब इक़्तिदार ये करे, इक़्तिदार वो बुलाने करेंगे। ठीक है, अब आम तक आरिफ साहब आपका पॉइंट क्लियर है। और ये बात हम फिर मुमताज साहब और अरे दोस्त बैठ के इसी तरह आपके काम कर और कहते होंगे कि जनाब इदारे जो है हमारे बेकार हैं, अदलिया है वो कुछ नहीं कर सकती। वजह ये है कि फिर उसी तरह का चक्कर अब वो दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम एक पॉइंट पे सबको एग्री करना चाहिए। Exactly. जो इंटेलिजेंसिया है, मुल्क की मैं तो मईशत की नहीं हूं, मैं खातिर, तो फील हूं। जमहूरियत की खातिर, कम कम आप मामले में जहां तक लोग फंडामेंटल राइट की बात आए, वहां कम अज इस मामले में इख्तिलाफ ना हो। जो पॉलिटिकल पार्टीज वो के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करके इक़्तिदार की तरफ आती हैं और जो इक़्तिदार आला अवाम की बजाय किसी और से हासिल करने की कोशिश करती है, हमें कभी उनकी इमदाद नहीं करनी चाहिए। कम से कम जुबानी तौर पर हमारा रोल है। डाला की बात छोटी बहन कर रही थी, अगर वीको डाला आज खौफजदा करता है, कल को भी करेगा। ठीक है आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे नौशाद साहब से यहीं से कंटिन्यू करने दीजिए। नौशाद साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ पर तनकीद के जरिए पंजाब में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जो अगर उसकी आप उसको यूं समझते हैं कि वो कामयाबी का मुराद ये है कि वो यहाँ को बहुत ज़्यादा नशिस्तें निकाल लेंगे या इलेक्शन में बहुत बड़ी को कामयाबी हासिल कर लेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ जो है वो एंटी नून लीग वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आहिस्ता आहिस्ता रूट्स वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज़ वोटर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो उनको भी पता है, कल जरदारी साहब से पूछा गया कि 30 सीटें मिल जाएंगी आपको पंजाब से, तो वो कहने लगे मैं ऐसी बात के ऊपर बात नहीं करता जो हो ना सके। सो मसला ये है कि ये नहीं होगा कोई ऐसी इन इंतखाबात के अंदर को पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्चुअली ये सारी जो बात बनाई जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो क्यों बनाई जा रही है? वो इसलिए बनाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो आज से नून लीग की अपोजिशन शुरू कर दे, क्योंकि आइंदा भी उसने अपोजिशन बेंचों पर ही बैठना है और उसने नून लीग की मुखालफत करनी है या वो हुकूमत जो आएगी उसकी मुखालफत करनी है। सो उसने अपना रोल जो है वो ऑप्ट कर लिया हुआ है, अभी से सेट कर लिया और उसके मुताबिक वो आगे सियासत को करना चाहते हैं ताकि उनके वोटर मजीद नाराज ना रहे। ये अग्रेसिव इसलिए हैं, मुफाहमत से इसलिए हट गए कि वहां पे उनका वोटर जो है वो नाराज होता है। कुछ चीज़ों में मैं बात जरूर करना चाहता हूं। देखिए, चौधरी साहब ने ये कहा कि मैंने ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ के फायदे में, मैंने तो ये नहीं कहा।
मैंने कहा ये तहरीक इंसाफ के फायदे में इसलिए नहीं जा सकती, ये हमदर्दी इतनी ज्यादा ट्रांसलेट इसलिए नहीं होगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से मसाइल का शिकार है, वो इसका फायदा उठाने की पोजीशन में मुझे नजर नहीं आती कि वो इस फैसले का उसको को बहुत फायदा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हम फिर ये बार बार ये बात कर रहे हैं, मैंने भी यही बात कही थी कि देखिए ये जो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हम बात करते हैं कि ये जिम्मेदार सियासी जमातें खुद हैं, क्योंकि ये उन ताकतों के हाथ में खेलते हैं जिन ताकतों के हाथ में खेलने के बाद कभी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इन्हें मतलब एक तो साइड है ना जो खिलाने वाला है, एक खेलने वाला भी तो है ना। Exactly. सो एक अगर अदलिया है, अगर अदलिया पे कोई प्रेशर है या अदलिया को कोई इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल होने वाला भी तो है, उससे तो कम से कम अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने 2-3 समाअतों के दरमियान इस तरह की बात आई कि यार जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है कम से कम वो खड़ा होगा, वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा तो हम उसका साथ दे सकते हैं ना। तो इसी तरह से ये सियासी जमातें जो हैं इनको शर्म करना पड़ेगी। मुझे याद है कि जब चार्टर डेमोक्रेसी किया गया था उसका यही मकसद था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब चलकर इमरान खान के पास गए थे। आज इमरान खान साहब को समझ आ गई हो तो उनकी सियासी बसीरत ये होनी चाहिए कि वो सियासी जमातों के साथ हाथ मिलाएं, वो उनको इस चीज पर राजी करें कि कल अगर उनसे गलती हुई वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और सियासी जमातें जब आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगी। इमरान खान की जो जिद है ये उनकी सियासी स्ट्रेंथ बन आज चुकी तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जहां इसे छोड़ पहुंची है, देते हैं तो आपको नहीं लगता कि दूसरी सियासी जमातों का जो इस टाइम हाल हो चुका है, पीटीआई का भी वही हाल हो जाएगा, वही नहीं, खड़ी ऐसा हो जाएगी नहीं पीटीआई भी होता। आकर जहां देखिए, पीपल्स पार्टी नून लीग है। नहीं ऐसा कल नहीं के दुश्मन आज के दोस्त बात कल के ये नहीं दुश्मन। है, बात दुश्मन और दोस्ती की नहीं है। बात ये है कि हमने सियासी जमातों ने सियासत को एक ऐसा खेल बना दिया है जिसके अंदर ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को उस नहज पे ले जाएं जहां उसके लिए हम जिंदा रहने का रास्ता तंग कर दें। ये जरूरत नहीं होती सियासत की। सियासत सिर्फ इस चीज का नाम है कि आप ये दावा करते हैं कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम की बेहतरी और फलाह कर सकते हैं। उस फलाह के अंदर अगर मेरा जाती मुफाद नहीं है, लेकिन नौशाद साहब हम तो मुफाद में जो अभी सियासी जमातों की जानिब से आ रहा है अवाम के सामने जलसों के जरिए, वो तो सिर्फ मंशूर है ना। अगर हम मंशूर की बात ही कर लें, जिसकी बात बिलावल साहब भी जगह जगह जलसों में कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली, आपको लगता है कि इट्स प्रैक्टिकल, इट्स लॉजिकल? नवाज शरीफ का मंशूर आप देख लें उठाकर, हम नवाज शरीफ का मंशूर, मैं बता रहा हूं, नवाज शरीफ का मंशूर यूनिट मुआफ कराने के लिए आईएमएफ के तरले और मिन्नतें कर रहे होते हैं, और कभी बात करते हैं आईएमएफ में नहीं जाएंगे। सागदार साहब की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, पुरानी बातें हैं। अब ये कोई भी मुंतखब होकर हुकूमत आने वाली हुकूमत, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, कोई सियासी जमात हो, इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है। आपने जो पेमेंट्स करनी है, जो आपकी डेट पेमेंट्स हैं, आपके ऊपर इतना लोड है कि आप ये मुमकिन नहीं है आपके लिए कि आप आइंदा IMF प्लान में ना जाएं, प्रोग्राम तो में ना जाएं। उससे निकलने के लिए इस तरह के मंशूर देने का क्या फायदा अवाम से? इसका मतलब ये सिर्फ झूठे वादे, झूठे दावे हैं, तो फिर ये बेहतर नहीं है कि फिर ना अवाम को इस तरह के सब्ज बाग देखिए, मंशूर तो एक पार्टी की राय है ना, उसने कहा मैं इस मामले को इस तरह से हल करूंगा या मैं ये करना चाहता हूं। आपको लगता है कि ये मंशूर जो है ये फिजिबल नहीं? जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है वो काबिल अमल मुझे नजर नहीं आता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दोबारा मंशूर दिया है, गौहर साहब ने मंशूर दिया है, वो कुछ इस्लाहात करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना चाहते हैं, वो असम्बली के अंदर कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, वो अदलिया के जजेस की तकर्री के मामले पे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। हर बंदे का, हर पार्टी का अपना एक मंशूर जरूर है, लेकिन इन तमाम मंशूरों से जो जमात इस्लामी ने भी दिया, शायद JUI का मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन बाकी जो आए हैं, फ्री इलाज कराएंगे, मतलब अपने इलाज मुल्क से बाहर होंगे, लेकिन अवाम के लिए फ्री इलाज के सिर्फ नहीं। देखिए, ये तो आपकी मईशत इस काबिल होगी, आप पहले इस काबिल होंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, तो फिर आप ये मुफ्त की बातें और सब्सिडी की बातें करेंगे ना। अभी तो मामला ये है कि आपके लिए जिंदा रहने के लिए जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी है, जो मईशत की हालत है, उस हालत के अंदर तो आप इस तरह की लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, मैं जाती तौर पर ये जो सब्सिडीज का निजाम है, थोड़ी महंगाई की बात भी के अंदर तो ठीक होती है, इमरजेंसी में ठीक होती है, लेकिन उसके बाद आपको इसकी लत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, महंगाई की बात हम जरूर करेंगे, कंटिन्यू यहीं से करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और IPP बातें कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात
इस सेगमेंट में आम आवाम के हवाले से भी होगी, महंगाई के हवाले से भी होगी, लेकिन उससे पहले आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें अक्सरियत की तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो कभी नून लीग का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा थे या काफ लीग का हिस्सा थे और उन्हीं के गुण गाया करते थे, मगर आज एक नई जमात में जाने के बाद मुफ्त बिजली की बात भी कर रहे हैं, मुफ्त तालीम की बात भी कर रहे हैं और बेहतर मईशत के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं जी उनके जलसों में। आज जहांगीर तरीन ने ही मुल्तान के जलसे में बड़ी बड़ी बातें की हैं और जहांगीर तरीन और अलीम खान, जिनको नून लीग बानी पीटीआई का एटीएम कहा करती थी, आज हमजा शहबाज की तस्वीर उनके 7 हलकों में नजर आ रही हैं। आप जाएं हलकों में निकलें तो आप देखें पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर एक दूसरे के साथ हैं जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, बड़ी बड़ी उनके खिलाफ बातें किया करते थे। और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात कर लें तो उसके तहत जो सपोर्ट मिल रहा है वो अलग एक बहस है, उस पर भी बात करेंगे। आज मुल्तान में जहांगीर तरीन ने जब जलसा किया है तो उन्होंने कहा कि मुल्क की बुनियाद मईशत पर होती है, इसलिए नवाज और शहबाज के साथ मिलकर हमें इस मईशत को आगे बढ़ाना है, इसीलिए उनके साथ काम करना है। सवाल ये पैदा होता है, नौशाद साहब, पहला सवाल आप ही से मैं कर लेती हूँ। जहांगीर तरीन पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर मजबूत कर सकेंगे जिसके वो दावे कर रहे हैं? देखिए, मेरा असल में तो मुस्लिम लीग नून को आईपीपी की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा सच मजीद बोल लिया जाए तो वो तो उनके सर पे थोप दिए गए हैं, तो लेकिन उसके बगैर भी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आईपीपी, ये तो अब बहरहाल नताइज सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। ये चूंकि इसमें एक मामला आपने खुद उसकी तरफ निशानदेही की है कि इसमें वो लोग भी हैं जो कभी नून लीग से इलेक्ट हुए, कभी काफ लीग से, कभी पाकिस्तान तरीके से, ये वही लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है। लेकिन एक थोड़ी सी हमने ट्रेंड ये देखा है कि इलेक्टेबल्स के खिलाफ जो लोगों में थोड़ी सी नफरत पाई जाती है और हो सकता है कि इनके लिए खासी मुश्किलात हो। मैंने पहले भी आपको याद होगा ये कहा था कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात नहीं है जितनी आईपीपी के लिए मुश्किल है, या जो एक वो जमात है पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका लोगों के पास जाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब आप डिफेक्ट करके आते हैं तो लोगों के जज्बात आपके अगेंस्ट होते हैं। सो आईपीपी को इस वक्त ज़रूरत है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उनको ज़रूरत है कि वो किसी जमात का कंधा या सहारा इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून को शायद उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया। ये जिस सीट एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है और बड़े लोग उनके नाराज हुए हैं इन लोगों को टिकट देने के ऊपर। सो बहरहाल चूंकि एक कमिटमेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है जिसे नून लीग ने ओन किया और उसको पूरा कर रही है नून लीग। अब मामला ये है कि वो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जब जो आईपीपी है वो इतनी नशिस्तें ले ले कि वो कोई ऐसा ग्रुप तश्कील दे जिसकी जरूरत पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसको महसूस हो और वो हुकूमत बनाने में उनके काम आ सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझे ये लगता है, ये इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हुकूमत वो बननी चाहिए जो किसी बैसाखी पे खड़ी ना हो, वो इतनी ताकतवर हो कि जो फैसले वो करना चाहती है वो कर सके। और आने वाला जो वक्त है इसके अंदर हमें मजबूत हुकूमत चाहिए, क्योंकि वो अगर मजबूत नहीं होगी, बैसाखियों के सहारे होगी, तो फिर मुश्किलात जो है वो मामलात खराब होंगे, लोग उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और आप मईशत को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसको कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ होनी चाहिए आने वाली। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मजबूत हुकूमत बननी चाहिए, ये उन्होंने जेल से बयान दिया था। सो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत मजबूत ही होनी चाहिए ताकि जो भी फैसला उसने करना है वो बोझ भी उठाए, और जब 5 साल गुजरने के बाद और उसे काम भी करने देना चाहिए। 5 साल बाद जवाब लेना चाहिए और आवाम को लेना चाहिए, इसके अलावा किसी और को उसका जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि भाई हुकूमत 5 साल करने के बाद अवाम फैसला करे अपने वोट के जरिए कि जिसने जो भी किया है, जो भी हुकूमत किया और उसका जो रिलीफ उन्हें दिया गया या नहीं दिया गया, इसका फैसला वोटर को करना चाहिए। पूरा किया या नहीं किया। मुमताज साहब यही से कंटिन्यू कीजिएगा। आईपीपी भी अपने मंशूर में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पूरा कर पाएंगे इलेक्शन के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आईपीपी जो है इसकी टोटल जो तबेही उम्र है, सियासी तबेही उम्र, वो कितनी है? ये तो देखिए जुमा 8 दिन हुए नहीं और डिफ्रैक्शन करके आए हुए लोग हैं। ये लाइबिलिटी है पीएमएलएन की, उन्होंने सीटें इनको दे के ये सीटें ज़ाया कर दी हैं। ये मैं आपको पूरी जो अब तक के सर्वे हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा, मसलन सरवर खान जो है वो इलेक्शन लड़े हैं टेक्सला से और बड़े तगड़े कैंडिडेट, 2 सीटों से वो इलेक्शन लड़ा करते थे, बड़े तगड़े कैंडिडेट थे। इस वक्त आप देखें उनकी सूरत हाल क्या हो गई है, फारग हो गए मुकम्मल तौर पर। नीचे पीएमएलएन वाले भी वोट देने को तैयार नहीं है। तो ये तो लाइबिलिटी है जो कि पीएमएलएन ने अपने साथ पाली है।
मुझे नहीं लगता कि एक आध को सीट निकाल जाए, को तगड़े तरीके से पैसे ऐसे लगा गए तो उसका नहीं कह सकते, मगर उनकी कोई पब्लिक इस वक्त तक पॉलिटिकल वर्थ बन नहीं सकी पब्लिक के अंदर। एक बात लेकिन अलीम खान साहब तो हल्के से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुमताज साहब सर्वेस के मुताबिक थी, एक सर्वेस के मुताबिक जोड़ तोड़ मुमताज साहब अलीम खान साहब तो काफी जीतते हुए बड़ी दिखाई दे रहे इंपॉर्टेंट हैं। थी। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो 3 मिथ्स के गिर्द घूम रही है। क्या? पहली मिथ ये है कि बानी पीटीआई बड़े पॉपुलर हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा, इट्स अ मिथ। जिसकी वजह से जो कि गलत है। आरिफ साहब भी बात कर रहे थे। नंबर 2, दूसरी मिथ ये है कि जो उनको छोड़ गए हैं या जो उनके मुखालिफ खड़े हैं वो बड़े ही करप्ट, चोर और वो मुल्क दुश्मन है। ये परसेप्शन है, मिथ बन गई हुई है। अच्छा, और तीसरी मिथ ये है कि जी इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, ये किसी किस्म का कोई सेटलमेंट या बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं है। वो तरले करते फिर रहे हैं। तीनों मिथ्स हमारे मीडिया की और पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो हमारे लेकिन आरिफ साहब जैसे दोस्त हैं, चलें इनकी आरिफ बनाई साहब हुई से हैं। मैं पूछ पहली लेती हूँ, मिथ इससे के ऊपर पहले आ भी जाएं। मुमताज साहब ने इसको पॉइंट आउट किया है, तो एक आरिफ मिनट। साहब मुमताज साहब के इस पॉइंट से आप कितना नहीं agree नहीं, करते एक हैं? मिनट मैडम, इनको बात तो कर लेने दीजिए। टाइम इज वेरी शॉर्ट मुमताज साहब जी। देखिए ये जो तीनों, देखिए एक बात तो ये कि क्या चौधरी साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का हर सियासी लीडर पाकिस्तान का दुश्मन है, और अगर वो नहीं है। चलें मुमताज साहब को पॉइंट अपना क्लियर करने दीजिए। आरिफ साहब, मैं फिर सवाल आपकी जानिब लेकर आती हूँ। जी मुमताज साहब। चौधरी साहब, एक तो ये जो मिथ बनाई गई है कि पाकिस्तान का हर सियासी रहनुमा इमरान खान के अलावा जो भी उनके खिलाफ खड़ा है वो करप्ट है, चोर है और वो बददियानत है और पाकिस्तान का दुश्मन है। दूसरी मिथ ये कि क्या इमरान खान जो है वो सेटलमेंट नहीं करना चाहता। वो तो जहां सीसीटीवी कैमरा देखता है, पहले जनरल का नाम लेता होता था, ओए जनरल, अब वो कहता है वो कर्नल ओ मेजर। ठीक है, तो सेटलमेंट करने के लिए तैयार कोई नहीं है ना। देखिए वो बाजवा का जो रिजीम है वो चला गया, वो तो अंदर बाहर वो उसको गालियां देता था। चले ठीक है, चले ठीक है मुमताज साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। आरिफ साहब, यहीं से आपने कंटिन्यू करना है। क्या अबानी चेयरमैन के साथ कोई डील की बात हो रही है या नहीं? क्योंकि उनसे जब सवाल किया जाता है सहाफियों की जानिब से तो वो कहते हैं ना मुझसे कोई बात करने के लिए आया है और ना मैंने किसी से बात करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। आप बताइए इसमें कितनी वो ये भी कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, 19 माह से कह रहा हूं। जी आरिफ साहब। मेरे पहले दोस्तों को मुतमिन कर ले कि इनका वक्त पूरा हो गया तो मैं बात अपनी कर लूं। जी जी आरिफ क्योंकि इनको बेचैनी बहुत ज्यादा है। यानी ये पता नहीं क्या एक ही बात को बार बार करते हैं। बात ये है कि मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। सही। मैं इस वक्त जो मैं करता हूँ, मेरी ख्वाहिश और पाकिस्तान के अंदर जो मेरी इल्तिजा है इन से, वो ये है कि हम सारे यहाँ बैठ के कम अज कम इत्तेहादत तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो दरमियान में सामने मौजूद नहीं, जिसकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जिसको मौका नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में इस तरह की बातें तो ना करें। सबसे पहली बात इमरान खान के बारे में कि वो डील नहीं होता है, इससे ज्यादा बात कि जितनी तकलीफ उसके खिलाफ बात करे तो गुनाह होता है। इससे ये तकलीफ उठाई है, क्या कोई लीडर इस अंदर, ये सारे बयानी इनके भी थे, मुझे क्यों निकाला, वो इज्जत दो, और बहुत बहुत बड़े बड़े बयानिए थे, लेकिन वह सुबह के बाद भी मौका मिला। लेकिन हमारे दोस्त कभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए कि सबसे कमजोर के हाथ जो चलता है वो इमरान खान है। एस्टेब्लिशमेंट भी उसके पीछे लगी हुई है, ये भी उसी को कह जनाब वो भी करना चाहता है, वो पाकिस्तान के लिए वफादार भी नहीं है और उसका रवैया भी ठीक नहीं था। चलिए आरिफ साहब, ये बता दीजिए कि क्या इमरान खान अभी कोई बात इनसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं सियासी जमातों से? तरले कर रहे हैं मेरी राय, क्योंकि नौशाद साहब के मुताबिक इस टाइम बानी चेयरमैन तरले कर रहे हैं और बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आदिलाना निज़ाम कायम हो, इंसाफ की हुकूमत हो और सारे लोग जो है पाकिस्तान के अंदर जो जमहूर है अपने मुंतखब का आजादाना मौका दिया जाए, यही जंग है। और ठीक है आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। और तकलीफ है हमारे इन दोस्तों को जब भी ये बात करते हैं तो फौरी पीछे चले जाते हैं कि बादी में ये हुआ था, बादी में ये हुआ था। ठीक है कल करेंगे स्टार्ट, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, भट्टी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना के अमान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।